हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भाइयों को मैं आज एक बार फिर से क्लास 12th में फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने गॉस जो है कूलम्ब्स का लॉ और कुछ चीज़ें जो है पढ़ ली थी। आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत को भी पढ़ लिया था। उसके बाद आगे जो है फिर से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स में वही फर्स्ट यूनिट जिसको लेकर आप बीच में आया। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इत्मीनान कीजिएगा और शुरू किए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे जो है क्लास में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चंस पर। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा लिखिए। इसका SI मात्रक भी जो है हमें लिखना है, साथ साथ बताइएगा कि इसका विमी सूत्र क्या है, इसका विमी सूत्र क्या है ना। तो क्या होता है साथियों, जैसे कि मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ खड़े हो, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आप खड़े और आप जो है यहाँ तक देख सकते हो, तो आपका प्रभाव कहाँ तक है? आपका प्रभाव है इस एरिया के अंदर। अगर आपका प्रभाव इस एरिया के अंदर है, इस पूरे एरिया के अंदर, अर्थात आपका प्रभाव यहाँ तक रहेगा। सेम एस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है साथियों, जब कोई आवेश कहीं पर रखा हो तो जहाँ तक उसका प्रभाव रहता हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जहाँ तक, जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश का यहाँ तक अगर आवेश उसका प्रभाव रहता है इस एरिया में, तो हम जो ये सर्कल के अंदर जो एरिया बना है इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। साथ ही विद्युत क्षेत्र है तो हम इसकी तीव्रता भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी तीव्रता का क्या होता है साथियों, जैसे कहीं पर भी कोई जो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी मैं कोई एकांक आवेश मान लेता हूं, मैंने यहाँ पर एक एकांक आवेश रखा है। इस पॉइंट पर जो एकांक आवेश जितनी तीव्रता अनुभव कर रहा है, जितना इस आवेश के कारण इसकी क्षेत्र की तीव्रता में जो प्रभाव महसूस कर रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम उसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ये नोट है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक का धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो हम कहेंगे सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का व्यक्त किया जाता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सदिश और अदिश, क्योंकि जिसमें एकांक धनावेश रहता है उस पर क्या लगता है, बल लगता है ना। क्या लगता है, बल लगता है। ठीक, अब इसका फार्मूला डेरावेट करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसके जो है बाकी चीज़ों पर करते हैं, तथा इसे किससे व्यक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे किस तरह से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल अगर पूछते हैं, प्रतीक अगर पूछते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल ई। क्या कहेंगे, कैपिटल ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई धनावेशित कोई आवेश बनाते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई आवेश रखा है, किस बिंदु पर रखा, बिंदु ओ पर मान लेता हूं मैंने कोई आवेश क्यों रखा है ना। इस आवेश से मान लेता हूं कि कहीं पर r दूरी पर, जहां इसकी क्या हो, इसका प्रभाव हो, वो दूरी मैंने मान ली। किसी बिंदु P पर कोई आवेश रखा है Q, और वो कौन सा आवेश है, एकांक आवेश। क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशंस में पढ़ा था, और हमने क्या है, डेफिनेशन जब क्रिएट हुई तभी हुआ
कि कोई एकांक आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता का अनुभव करता है, हम उसे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो विद्युत तीव्रता अनुभव कर रहा है वो तीव्रता हमारी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये Q बराबर A क्यों लिखा है मैंने, Q बराबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, एकांक आवेश। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये एकांक आवेश है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले जब भी आपको फिजिक्स में किसी भी तरह का अगर कोई फिगर दिख रहा है, कोई डायग्राम दिख रहा है, तो जो डायग्राम में जो चीज़ें बाहर दिख रही है उन चीज़ों का हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका जो है जो चित्र बनाया उस चित्र का सचित्र विवरण करते हैं। अब वो जो सचित्र विवरण किया जाता है उस विवरण में हम क्या करते हैं, जो डायग्राम है उसकी सारी चीज़ों को लिखते हैं। अब इस चीज़ में क्या क्या दिख रहा है आपको, हम लिखते हैं उक्त चित्र में माना कि बिंदु O पर कोई +Q आवेश रखा है ना, क्या हो, +Q आवेश रखा है, जिससे कितनी दूरी है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर कोई एकांक आवेश रखा है, क्या हो, कोई एकांक आवेश रखा है। ठीक है ना, तब एकांक आवेश बिंदु O पर रखे पॉजिटिव या आवेश के कारण, है ना, आवेश के कारण, ठीक है, दोनों के मध्य लगने वाला बल। चूंकि दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है, बल लग रहा है लगने वाला बल, है ना, क्या है, कौन से नियम से, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का r²। ठीक है, चूंकि ये जो इक्वेशन से इसमें Q1 बराबर हम रख देंगे Q, है ना, और Q2 बराबर क्या रखेंगे 1, क्योंकि एकांक आवेश है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम इसे ही क्या कहते हैं, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाती है, क्योंकि एकांक आवेश जो बल का अनुभव कर रहा है, जो प्रभाव अनुभव कर रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे। तो वो तीव्रता बन जाती है 1/4πε0 Q अपॉन r²। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे 1/4πε0 Q अपॉन r² जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र अगर नॉर्मल वे में अगर हम व्यक्त करते हैं तो क्या होगा, क्या हुआ कि E बराबर क्या हुआ, E बराबर उक्त व्यंजक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, क्या हुआ
हमने ई बराबर क्या करा, हमेशा हमने यहाँ से देखिएगा, मैं इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालता है ना। ई बराबर क्या करा हमने करा एफ अपॉन क्यू। अब चूंकि आप जानते हो कि एफ किस में नापा जाता है, वो नापा जाता है न्यूटन पर आवेश नापा जाता कूलाम। तो ये क्या होगा इसका मात्रक। जब हम विमीय सूत्र की बात करते हैं तो आप लोग जानते हो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और इसका क्या हो जाता है सी, तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 माइनस सी। ये क्या हो गया इसका विमीय। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था हमने, मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है। ये पूरा आप लोगों को फिर से एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि कोई आवेश अगर कहीं रखा हो, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका अनुभव हो, उसका प्रभाव हो, हम क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र। जब बात की जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो जब कोई धनावेशित एकांक धनावेशित जब किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हो और जो वो बल अनुभव करता है, हम उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से व्यक्त किया जाता है। हमने एक डायग्राम बनाया था, ओ पी पर एकांक आवेश रखा था, दोनों के बीच का बल निकाला। कूलाम नियम से हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होगा। जब हमने फर्दर वैल्यू पुट की Q1 = Q, Q2 = 1, देन हमारी तीव्रता का डेरिवेशन आया E = 1/4πε0 Q/R²। और यही क्या होता है, यही हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। देन हमने फिर आगे फर्दर फिर से फिर फर्दर हमने आगे जो है उसको बढ़ाया, तो क्या हुआ, हमने F/Q होता है, चूंकि हमें डेफिनेशन से ही क्लियर होता है, तो क्या हुआ ऐसी स्थिति में न्यूटन पर कूलाम जो है इसका मात्रक हुआ। साथ ही हम बात करते हैं कि इसके विमीय सूत्र की, तो mLT की पावर -2 इंटू -c की पावर -1, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इस तरह का जो है इसका पूर्णतः से विमीय सूत्र, मात्रक और जो है इसकी परिभाषा कंप्लीट होती है। अब चीज आती है साथियों परावैद्युता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, आपने अगर ये यहाँ पर कोई आवेश रखा है +Q, यहाँ पर कोई आवेश रखा है +Q, ये मान लेता Q1 Q2, प्लस छोड़िएगा Q1 Q2 दो आवेश मान ली। इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण लग रहा है या इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या लग रहा है, मान लो कोई भी तरह का। तो अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई बीच में परत नहीं रहेगी तो एक बल लगेगा। जब हम किसी तरह की परत लगा देंगे, अर्थात हम किसी पदार्थ को रख देंगे, तो हमने बात की थी कूलाम्ब्स लॉ में, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल रहेगा, उस बल की वैल्यू चेंज होगी या नहीं, हम कहेंगे जरूर होगी। तो यही होता है साथियों कि ये जो पदार्थ रखा रहता है, ये जो पदार्थ होता है, ये एक माध्यम जो होता है, इसके कारण उस बल में और इस बल में थोड़ा सा चेंजेस होता है। और ये बल चेंज होने का जो अनुपात होता है, हम इसी अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी 2-3 तरह से हम डेफिनेशंस बना सकते हैं। 3 तरह से मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले पे चलते हैं कि किस तरह से जो है इसकी डेफिनेशंस बनाते हैं। देखिए ये विधि फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट विधि से है ना। चूंकि वायु या निर्वात में कूलाम के नियम
से हम जानते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य क्या हुआ, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, वायु या निर्वात में। तो एफ क्या ले लिया मैंने ले लिया एफ, ये किस में, वायु में, या एफ वायु या निर्वात में क्या होता है साथियों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गई पॉसिबिलिटी फर्स्ट कूलाम के नियम से। अब इसी नियम के आधार पर हम अगर बात करते हैं तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी नियम के आधार पर अगर बात करके आगे ले जाते हैं, जब इसी प्रकार उन दो आवेशों के क्या हो, मध्य कोई माध्यम है ना, कोई माध्यम उपस्थित हो, तब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब माध्यम उपस्थित होगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, एफ माध्यम बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गए समीकरण 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, ये सेकंड वाला भी जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तभी पढ़ा था कि जब किसी भी तरह का माध्यम उपस्थित हो तो 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 इंटू r² के फॉर्मेट में जो है हम उसे नोट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को दोनों डेफिनेशंस दोनों हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 1/2, या मैं ऐसे भी लिख सकता समीकरण 1/2। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप तो या तो हिंदी भाषा लिख सकते हैं या आप किसी मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, एफ वायु अपॉन एफ माध्यम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अगर इसको फर्दर मैं नोट करता हूँ 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन r²। ध्यान रखिएगा सर, ये नीचे चले जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2 है ना, r² से r², बचा केवल के। तो ये सबसे नीचे था तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो क्या बचेगा, के। और ये के ही क्या होता है हमारा, ये होता है परावैद्युतांक। ठीक है, क्या हुआ, के क्या हो गया, परावैद्युतांक। फिर से के इक्वल टू क्या होगा, एफ वायु अपॉन एफ माध्यम। ठीक है, अगर मैं यहां से आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस बनाने की कहता हूं तो क्या कहोगे आप, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं माध्यम में उपस्थित उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आपको यहां से डेफिनेशंस बनाने का बोलते हैं तो हम क्या लिखेंगे,
वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं माध्यम में उपस्थित उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहेंगे हम? पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे? पराविद्युतांक कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा पराविद्युतांक हो गया। सेम इसी स्थिति में फिर से हम बात करते हैं सेकंड। इस सूत्र को हमने एक जो है बल के रूप में निकाला, दूसरी बार फिर से निकालता हूं। अब यह है दूसरा तरीका। देखिए, ये कौन सा तरीका कौन सा है हमारा? यह है तीव्रता वाला तरीका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें? वायु या क्या होता है साथियों? देखिएगा, पहली स्थिति थी वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1/2 आप नोटबुक में जो है नोट कर लेना। तो क्या बचेगा? ई वायु अपॉन ई माध्यम बराबर क्या बचेगा? के। और ये के ही हो क्या होगा हमारे पदार्थ का? परावैद्युतांक। ठीक है, अब वो तरीका तो मैं बता दूंगा कि किस तरह से जो है हम इनको काटते हैं और ये किस तरह से जो है कटेंगे, है ना? ऐसी स्थिति में अगर इसकी डेफिनेशंस बनाने का अगर आपको कोई बताता है तो कैसे बनाएंगे हम कहेंगे कि वायु निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन किसी माध्यम में उन आवेशों के मध्य तीव्रता का ही अनुपात क्या कहलाएगा? परावैद्युतांक कहलाएगा। ठीक, यहाँ से ये जो है परावैद्युतांक की सेकंड डेफिनेशंस जो है कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशंस, तीसरा तरीका। तीसरे तरीके की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है ना, कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के, है ना? जब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो ये एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, ये होता है माध्यम में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या होता है हमारा, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। तो अगर पराविद्युतांक की को डेफिनेशन हमसे पूछता है कोई, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी भी माध्यम में विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, किसी उस पदार्थ वो क्या कहलाता, पराविद्युतांक। ठीक है, क्या कहलाए, पराविद्युतांक। ये जो तीव्रता की डेफिनेशन है ये आप लोग बना लेना कि किस तरह से बनेगी, कि वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। जो विद्युतशीलता की बात आती है तो हम किस तरह से बनाएंगे, हम बना लेंगे अर्थात माध्यम में विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे पराविद्युतांक कहें। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का पराविद्युतांक जो है क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ पदार्थ और उनके पराविद्युतांक की, जैसे कि एम्बर। अगर एम्बर में आप लोगों को पूछा जाए कि इसका पराविद्युतांक क्या होगा, तो ये टेबल थोड़ा सा आप लोग जो है रिवाइज्ड कर लेना और देख लेना। तो एम्बर का जो पराविद्युतांक होगा वो कितना होगा, वो होगा 2.8। अगर आपसे ग्लिसरॉल का पूछा जाए तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2.8। एबोनेट का क्या होगा 5.10। ये थ्योरेटिकल डाटा है। केरोसिन्स का अगर बात की जाए तो ये होगा 5.7 टू 6.7। कांच के पराविद्युतांक की बात की जाती है, सॉरी एम्बर की बात की जाती है 2.8। ठीक है, ग्लिसरॉल का पराविद्युतांक, ठीक है, कांच का है साथियों, कांच का है 5.1। ठीक, केरोसिन्स का बाद में करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन सॉरी अभ्रक की बात आती तो अभ्रक का है 5.7 टू 6.7। मोम की बात की जाती है तो मोम का 2.0 टू 2.3 है ना, कांच। ठीक है, फिर बात की जाती है पानी की, तो पानी का है 18.4। ग्लिसरॉल कहाँ है, ठीक है, ग्लिसरॉल। केरोसिन्स की बात, केरोसिन्स का मैंने वो डाटा बताया था वो साथियों कम है, वो है 1। कितना है केरोसिन का, 1 है। इस डाटा को ध्यान मत दीजिएगा, है ना। अब आती है हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन का समथिंग क्या है 1। ठीक है, जब बात आती है नाइट्रोजन्स की, तो नाइट्रोजन भी गैस है, गैस की भी 1 है। अगर वायु की, ऑक्सीजन की पूछी जाए तो आपसे, है ना, हाइड्रोजन साथ साथ ऑक्सीजन की भी कितना होगा पराविद्युतांक 1 होगा। वायु का भी समथिंग 1 होगा, है ना। अगर आपसे वायु का भी समथिंग क्या होगा 1 होगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ओके ओके, अगर आपसे पूछा जाए एल्कोहल, तो मैं एल्कोहल का लिख देता हूँ यहाँ। एल्कोहल का पराविद्युतांक की बात अगर की जाती है तो वो आती है 2.0। कितना होता है उसका पराविद्युतांक 2.0। तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा कि पराविद्युतांक पदार्थों के किस तरह से जो डिफाइन की गई है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी धातु का पराविद्युतांक क्या होगा, तो वो होगा अनंत। ये ध्यान रखना, कितना होगा, अनंत होगा, अर्थात हम क्या कहेंगे इन्फिनिटी होगा। कितना होगा किसी भी
अब साथ साथ बात करते हुए साथियों, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना अगर हम करते हैं कि इनमें क्या क्या तुलना है ना, इस तरह से ये जो है एक दूसरे से, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बल होता है, यह बल होता है, ये किसका नियम कर रहा है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो है पालन करता है। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11th में पढ़ा था, 7, 8, 9 चैप्टर के आसपास। तो उसमें ये भी क्या, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो है पालन करता है। ठीक है, दोनों किस नियम का पालन करते हैं, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो है पालन करते हैं। ये केंद्रीय बल है क्योंकि केंद्र से ही नापा जाता है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है कि नहीं, सेम यही होता। और ये क्या करता है, दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के जो है अनुदिश कार्य करते हैं। ये भी एक संरक्षी बल है क्योंकि बलों के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये भी कौन सा, संरक्षी बल। ये वायु या निर्वात में भी लगता है, ये भी वायु या निर्वात में लगता है, क्योंकि किन्हीं भी, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण मतलब किसी F इक्वल टू, है ना, आप लोगों ने एक पढ़ा था नियम, है ना, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F इक्वल टू, है ना, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू यहाँ जो है म्यू अपॉन 4 म्यू अपॉन 4 पाई, ऐसा कुछ था कि ये बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। ये तो क्या होता है, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है आर स्क्वायर इसमें भी, और ये क्या होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। व्युत्क्रम वर्ग नियम ऑलरेडी है, इसमें दोनों आवेशों के जो है अनुदेश कार्य करता है, ये दोनों द्रव्यमानों का अनुदेश कार्य करता है। वायु निर्वात में ये भी लगता है, वायु निर्वात में ये भी लगता है। पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल होता है, ये कौन सी प्रवृत्ति का रह सकता है, यह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों तरह की प्रवृत्ति इसमें होती है, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीयों में आकर्षण होता है। लेकिन पिंडों में कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल हमेशा कैसा होगा, आकर्षित ही होगा। अगर इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों तरह की प्रवृत्ति है, तो यह क्या हुआ, ये जो बल हुआ हमारा, यह एक तरह का हमारा कैसा होता, प्रबल बल होता, और ये कौन सा होता, ये दुर्बल बल होता। ये कौन सा होता, प्रबल बल होता, और ये दुर्बल बल होता। ठीक है साथियों, अब अगले सेशंस में जो है मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। और स्टडी विद जीनियस में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल दोस्तों।